बिल्कुल लेजेंड, थेस्पियन, वेटरन, ये सब क्लीशे किस्म की बातें हैं जो मुझे सूट नहीं करती। भाई क्या कर रहा है तू अनुपम? तू बैठ, तू बैठा, बड़ा शरारती है यार तू। तो अगर दिलीप साहब डॉक्टर डैंग का रोल करते तो आप कहते कि दिलीप साहब हीरो हैं, और अनुपम खेर डॉक्टर डैंग का रोल कर रहे हैं इसलिए विलन है। लेकिन मैं अपने साथ पॉपुलर होना चाहता हूँ। ऐसा कोई आदमी बता दीजिए जिसको सब लोग पसंद करते हैं। सतीश मेरे दोस्त तो थे ही थे, वो एक मेरी आदत भी थे। इसकी तरह से एक और फिल्म आई थी, जासूसों की फिल्म थी, पठान आई थी। बट मैं जरूर देखना चाहूंगा और मुझे उसकी कामयाबी की बहुत खुशी है। सवाल ये पूछा गया था कि क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो हैं उन्होंने इंडस्ट्री में दोस्तियों को प्रभावित किया है। वसईपुर थी उनकी बहुत फिल्म, बहुत अच्छी थी। ब्लैक फ्राइडे उनकी बहुत अच्छी फिल्म थी। लाखों की तादाद में लोग केरला स्टोरी देखने जा रहे हैं, तो उनको कोई शौक तो नहीं है पैसे खर्च करने का। उसने किस उपलक्ष्य में कहा मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ। इस ऐसी तरक्की के उस पायदान पर है कि सेल्फ सेंसरशिप इज इम्पोर्टेंट। डॉक्टर डैंग, तोताराम, श्यामलाल, प्रिंसिपल मल्होत्रा, धनवीर मल्होत्रा, कितने ही किरदार हैं जिनको देख के जिन्होंने वो निभाए, उनको देख के मेरी माँ उनकी फ़ैन हो गई। और आज मैं उनके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। अनुपम सर, पहले तो माता जी का टेस्ट बड़ा अच्छा है, मैं कहना चाहूँगा। उनको मेरा प्रणाम कहना। क्या नाम है उनका? उनका नाम है क्षमा। क्षमा जी से बोल, मेरा प्यार देना मुझे उनका, और मेरा प्रणाम कहना उनको। आपकी माँ कैसी है? मैं वीडियो देखता रहता हूँ, बहुत मेरी माँ मतलब कमाल की है। एक्साइटिंग लगता है उनको, क्योंकि मुझे लगता है जो चुहलबाजी, जो जिंदा दिली आपके अंदर आई है वो शायद माँ से ही आई है आपके अंदर। हाँ, सब कुछ माँ से आया, आशीर्वाद भी माँ से ही आया। वो अच्छी हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो कितनी फेमस है। उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। वो बोलती हैं कि ये मुझे मंदिर में सब लोग क्यों रोकते हैं और बोलते हैं फ़ोटो खींचनी है, सब्ज़ी खरीद रही होती हूँ तो क्यों बोलते हैं? मैं नहीं बात करती, तू क्या है मेरे वीडियो बनाता रहता है। बट आई थिंक मैंने शुरुआत तो नॉर्मल तरीके से की थी, पर जब लोगों को पसंद आने लगा तो फिर मैंने धीरे धीरे बनाने लगे, और उससे कुछ लोगों का रवैया भी चेंज हुआ है अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी माँ की तरफ। मतलब कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ा है। फिल्म आ रही है आपकी IB71, जी। उसमें आपका किरदार क्या है? और ये फिल्म दूसरी जो रॉ या IB पर बनी फिल्में हैं भारत में, ट्रीटमेंट के लिहाज से कैसे अलग है? क्योंकि सच्ची घटनाओं पे कई फिल्में बनी हैं। मेरे को लगता है IB पर शायद पहली बार ये इस तरह से अच्छा, बनी है। इस मिशन पे पहली बार फिल्म बनी है। मैं भी 71 वॉर में मैं 16 साल का था, मगर हमें गंगा ऑपरेशन के बारे में पता नहीं था कुछ भी। तो जब संकल्प, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले गाजी अटैक बनाई थी, वो और ये विद्युत हमारे पास आए कहानी सुनाने, तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि IB के एजेंट्स ने 10 दिन के अंदर 30 एजेंट्स के साथ मिलकर पाकिस्तान में जाकर ये इतना बड़ा जो है कार्य अंजाम दिया था। और मुझे इस तरह की कहानियाँ बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं, और ये तो सच्ची कहानी थी और लोगों को पता नहीं था। तो मैं इमीडिएटली राज़ी हो गया टू प्ले द IB चीफ। मेरा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, बिकॉज मेरे खुद के चाचा, मेरे फादर के सबसे छोटे भाई प्यारेलाल जी, वो IB में थे, और ही रिटायर्ड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो। मगर मुझे पता ही नहीं है वो क्या करते थे। हम उनके ऑफिस भी जाते थे शिमला में, खासकर डॉर्मर में, बिकॉज मेरे कॉलेज से आते वक्त उनका रास्ते में ऑफिस पड़ता था। तो उस समय हमें बहुत भूख लगी होती थी 3 बजे के करीब, तो हम उनके जाते थे। तो ऐसे रेगुलर ऑफिस था जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑफिस होता है। बाहर एक गार्ड था, मतलब हथियार के साथ, पर अंदर का एटमॉस्फेयर बड़ा नॉर्मल, जैसे इस फिल्म में हमारे वॉर रूम का एटमॉस्फेयर है, वो फिर भी बड़ा ड्रामेटिक है। बट जो ऑफिस का एटमॉस्फेयर था बड़ा डिफरेंट था। मैं उनको इतने सारे सालों से जानता हूँ, वो बचपन में हमारे साथ रहने आ गए थे। मैंने कल फिल्म देखने के बाद भी उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप करते क्या थे? तो कहते और बताओ क्या हो रहा है। अच्छा। सो आई थिंक इट्स अ ट्रिब्यूट टू दोज अनसंग हीरोज, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे आर्म्ड फोर्सेस तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं, बट उनका काम नज़र आता है। मगर ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजेंट्स का तो कोई पता ही नहीं है। कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं इस समय, है कि नहीं? तो मतलब कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि किसी को पता नहीं है। बट वो फिर भी किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, एंड फॉर देम टू गो टू दिस मिशन इन IB71 फ्रॉम श्रीनगर टू
प्लेन हाईजैक जब होता है बिना किसी हथियार के, मतलब बहुत बहुत ही अचंभित करने वाला ये मिशन था। विद्युत जामवाल के साथ आप इसमें काम कर रहे हैं तो वो तो आपको देख के एकदम शर्मा गए होंगे, सोचा हुआ क्या जवान आदमी है, कितनी। हाँ, मुझे बड़ी तारीफ करते हैं, बट विद्युत जामवाल भी अपने आप में बड़े ही प्रेरणात्मक इंसान हैं। वो मार्शल आर्ट के, और वो महसूस नहीं करने देते हैं कि आप मार्शल आर्ट के, वो नॉर्मल सच आदमी चलते हैं। और इस फिल्म में ऐसी ट्रेडिशनल फाइट्स भी नहीं है जैसी कमांडो वगैरह में। ये उनकी जो जितनी पिछली फिल्म है उससे अलग फिल्म बहुत अलग है, बहुत अलग है। और ये फिल्म के पहले इस समय निर्माता भी हैं। तो मैं जब भी किसी की कोई पहली फिल्म होती है उसका अगर भाग बन जाऊं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स की पहली फिल्म का भाग बना हूँ, राइट फ्रॉम आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, नीरज पांडे, अयान मुखर्जी, इन सब की पहली फिल्म में मैं कोई ना कोई अच्छा मेरा किरदार था। तो विद्युत की पहली फिल्म एज ए प्रोड्यूसर तो मुझे अच्छा लगा उसमें काम। आप वैसे भी न्यू कमर हैं, खुद को कहते हैं आप। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, हाँ बिल्कुल लेजेंड, थेस्पियन, वेटरन, ये सब क्लीशे किस्म की बातें हैं जो मुझे सूट नहीं करती। मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ, एक्ट ऑफ लाइफ, इनकी अमरीश पुरी की आत्मकथा। अच्छा। तो उसमें विजय तेंदुलकर उनके बारे में कहते हैं कि अमरीश यदि खुद वो अमरीश होता तो वो न चल पाता, उसने चरित्र में खुद को ढाल लिया इसलिए वो चल गया। कमोबेश आपके लिए भी यही कहा जा सकता है। हाँ। तो शुरू से ही इसी तरह की रोल करने, हीरो बनना था। पर मेरा ऑफ स्क्रीन पर्सोना भी है एक अमरीश जी का ऑफ स्क्रीन पर्सोना भी वैसा ही था। अच्छा भाई क्या कर रहा है तू अनुपम, तू बैठ, तू सब पे बैठा, बड़ा शरारती है यार तू। तो वो उनका ऐसा था पर्सोना। ही हैड अ डिग्निफाइड, डिफरेंट, ऑथेंटिक वॉइस। बट बहुत सही बोला तेंदुलकर साहब ने उनके लिए। बिल्कुल वो मोगेम्बो ले लो, राणा ले लो, कोई भी ले लो, जैसे आपने मेरे कैरेक्टर के नाम गिनाए, डॉक्टर डैंग। ही वॉज अ वेरी फैसिनेटिंग एंड लेट उन्होंने काम शुरू किया। हाँ, काफी लेट। वो थिएटर में काम करते हैं। मुझे याद है उनकी हम 5 करके एक फिल्म थी। हाँ, पहली फिल्म में मुझे वो बड़े नजर आए थे। एक फिल्म में तो उन्होंने कुछ गुंडे का भी रोल किया था। बट पहली वो फिल्म थी जिसमें मुझे वो उनका एक बड़ा सॉलिड रोल लगा था। मैं आपसे पूछ रहा था कि शुरू से ही ऐसे हीरो बनने का सपना था कि जो प्रोटैगनिस्ट या फिर मुझे लगता है मेरे कैरेक्टर्स हीरो ही होते हैं। हाँ, ये हीरो की परिभाषा सिर्फ हमारे हिंदी फिल्मों में ही इसको एक क्लीशे तरीके से इस्तेमाल की जाती है कि भाई जब तक वो गाना नहीं गा रहा, जब तक वो हीरोइन के साथ रोमांस नहीं करता। मेरी पहली फिल्म सारांश हीरो की थी। मेरी खोसला का घोंसला हीरो का था। वेडनेसडे हीरो की थी। मैंने तो दिलीप साहब से और सुभाष घई साहब से ये भी कहा था कि डॉक्टर डैंग हीरो है फिल्म के। अच्छा। अब उनको आदत थी एक खास किस्म की ट्रीटमेंट की, जेलर ने आके थप्पड़ मार दिया उनको। तो अगर दिलीप साहब डॉक्टर डैंग का रोल करते तो आप कहते कि दिलीप साहब हीरो है, पर अनुपम खेर डॉक्टर डैंग का रोल कर रहे हैं इसलिए विलन है। तो मैं अपने हर कैरेक्टर को दिल में जो मेरा रोल है, आप दिल है कि मानता नहीं, मैं तो ये हीरो का ही रोल है। ये हमारे यहाँ पर एक अनपढ़ लोगों ने कहा कि ये कैरेक्टर एक्टर है, ये विलन है, ये कॉमेडियन है, और एक्टर नहीं किसी को कहते थे। अब ऐसा नहीं होता शायद। टाइगर श्रॉफ जैसे लोग हैं या फिर विद्युत, तो खैर अभी उन्होंने ये फिल्म एकदम अलग कर ली अपने एक्शन से, पर इनके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है ना, एक्शन स्टार का ठप्पा। तो आगे चल के जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें किरदारों में या दूसरे किरदारों में ढालने में खुद को कितनी दिक्कत होती है। जैसे या इसी जगह सलमान को देखे तो वो आज भी अपने एक्शन के दम पे ही चल रहे हैं। तो इसी सिनेमा में एक्शन लोगों को आसानी से पसंद आता है। अच्छा। अब चाइनीज फिल्में होती हैं जो डब्ड फिल्में होती हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, हम लोगों ने, है ना, हमने भी बहुत देखी है। साउथ की पहले जो फिल्में आती थी उसमें भी जो डब्ड फिल्म होती थी, फाइटर्स जो होते थे, कमाल हमें लगती थी। तो एक्शन इज समथिंग विच पीपल लाइक टू वॉच बिकॉज इट्स थ्रिलिंग। बट मुझे लगता है कि टाइम अब आ गया है जब लोगों को थोड़ा सा अपने आप को रीइन्वेंट करना चाहिए। एक्टर्स को भी जो कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कर रहे हैं सब कुछ अलग अलग। सिनेमा का ये बेस्ट फेज़ है मेरे हिसाब से। मैं बड़ा आशावादी आदमी हूँ। मुझे हर फेज़ में कोई ना कोई अच्छा ही लगता है। मुझे लगता है जो कोविड हुआ 2 साल जो हम लॉकडाउन में थे, लोगों ने अलग अलग किस्म की फिल्में देखी, ऑडियंस ने, उन्होंने इंटरनेशनल फिल्में भी देखी, रीजनल फिल्में भी देखी। उसकी वजह से उनका टेस्ट थोड़ा सा और विकसित हो गया है।
तो अब वो ऐसी कैसी कोई फिल्म नहीं देखते हैं, वो कहते हैं कि हमें कुछ दिखाओ जो ओरिजिनल है। तो आई थिंक अमृत मंथन में जैसे विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है, पीपल विल आई एम श्योर री इन्वेंट देमसेल्व्स। आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें आप एक कविता पढ़ रहे थे कि ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं। फरेब तो नहीं है, आप जो हैं वो वो दिखाते हैं सोशल मीडिया। आसान होता है, आप सच के साथ जियो, उसमें कुछ लोगों को परेशानी होगी, कुछ लोगों को साथ, लेकिन मैं अपने साथ पॉपुलर होना चाहता हूँ। ऐसा कोई आदमी बता दीजिए जिसको सब लोग पसंद करते हैं। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी पर्सनालिटी एक भले आदमी की है, मुझे ऐसा मेरे को महसूस हो सकता है, और मुझे कभी गलत साबित भी मत करना। ऐसा नहीं कि आपके नापसंद करने वाले बहुत लोग होंगे कि क्या समझता है अपने आप को। तो मैं इस गेम से बहुत पहले निकल गया था कि सब लोग मुझे पसंद करने चाहिए। एक दौर था जब मैं चाहता था यार एवरीबडी शुड लव मी, बट वो फिर चीज जो है आपको मैनिपुलेट करवाती है। देन पीपल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग यू कि यू वांट अस टू लाइक अस, तो देन बी लाइक दिस एज ए पर्सन। फिर मैं उससे निकल गया चंगुल से। मैंने कहा यार मेरे को जो पसंद है, अपने साथ पॉपुलर होना चाहता हूँ, जो मुझे ठीक लगे मुझे वो बोलना चाहिए। और उसमें कुछ लोगों को परेशानी होती है, कुछ लोगों को, पर फरेब में नहीं है मिलने। ऐब है कोई? हाँ, ऐब तो बहुत होंगे। मैं अभी तो मैं अपने आप को फिजिकली थोड़ा चेंज किया। मैंने मीठा नहीं खाया पिछले 4 महीने से। मीठा आपको बहुत पसंद है? आप? मैं पागल था मीठे के लिए। ऐसा मेरा कोई मील नहीं होता था जिसमें मैंने मीठा ना खाया हो। मेरे घर में 11 साल हरे रामा हरे कृष्णा से रसगुल्ले आते थे। 11 साल उनके बड़े कमाल के रसगुल्ले होते हैं। मैं रात को खाता था, फिर मैं शूटिंग से जाते जाते बीच में लंच में भी जाने लगा कि खा लो। और चॉकलेट मूस कह लीजिए आप, तिरामिसू कह लीजिए, गुलाब जामुन कह लीजिए यहाँ पर नत्थू के, मुझे वो छेना मुर्गी बहुत पसंद थी। मैं तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो 4 महीने पहले मेरी जो ट्रेनर है दीपा, उसने कहा कि मैं आपका फैट कंटेंट देखना चाहती हूँ। मेरे पास एक मशीन है, वेइंग मशीन है और एक ऐप है, मैं आप इस पे चढ़ के देखिए। तो उसमें मेरा फैट कंटेंट ज़्यादा आया। तो कहती अनुपम जी आप 5-7 दिन के लिए छोड़ दीजिए। मैं मीठा छोड़ दूँ? क्यों भाई? कहते नहीं छोड़। तो मैंने कहा चलो छोड़ देता हूँ। तो मैंने 1 दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, परेशानी हुई। फिर 1.5 महीने बाद मैंने कहा अब मैंने 1.5 महीने तक कोई मीठा नहीं खाया, तो अब आप मशीन लेके आइए। वो लेके आई और मशीन पे फैट कंटेंट फिर उतना ही आया। तो मतलब मशीन खराब थी। मैंने वो मशीन उठाई और घर से बाहर फेंक दी। मैंने कहा इसकी वजह से मैंने 1.5 महीने मीठा नहीं खाया। फिर मैं कंटिन्यू करता रहा। तो ये ऐब था, मतलब ऐब नहीं है। आई थिंक इफ यू क्विट मीठा फॉर 14 days इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। ऐब बहुत है, आई एम श्योर बहुत सारे ऐब है। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसके में अंदर ऐब नहीं है। सतीश कौशिक की डेथ हम लोग के लिए बड़ा एकदम शॉकिंग रही। हम लोग एक वीडियो देख रहे थे आपका। जी जी। आप थे, अनिल कपूर थे, बहुत आप लोग फूट फूट के रो रहे थे। कितनी गहरी दोस्ती थी कि मतलब बोलने के लिए वो आते हैं, स्टेज पे आ नहीं पाते हैं, वापस हो जाते हैं। देखिए सतीश मेरे दोस्त तो थे ही थे, वो एक मेरी आदत भी थे। 48 ईयर्स से हम एक दूसरे को जानते थे। यहीं पर दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जुलाई 75 में हम दोनों साथ में बैठे थे। तो फिर मेरे पास बैठ के उसने मुझे बोला कि यार मैं तेरे साथ नहीं बैठता, तू बहुत गोरा है तो कंट्रास्ट जल्दी नज़र आ जाएगा। तो मुझे उसकी बात में बड़ी हंसी आई। तो देन दैट वाज द आइस ब्रेकर। फिर हम पूरी ज़िंदगी एक दूसरे से दिन में 3-4 बार बात करते थे। विदेश में भी होते थे तो बात करते थे। तो जब आदत छोड़नी पड़ती है मजबूरन, क्योंकि दूसरा इंसान नहीं रहा, तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो वो आई थिंक रहेंगे। ये वो तकलीफ़ है जो ज़िंदगी भर रहने वाली है। आपकी फिल्म है जो ये आ रही है IB 71, इसकी तरह से एक और फिल्म आई थी, जासूसों की फिल्म थी, पठान आई थी। तो उसमें ना अनुराग कश्यप कह रहे थे ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है फिल्म देखना। और हाँ, क्या आपके लिए भी ज़रूरी था? खासकर मैंने नहीं देखी अभी तक। अच्छा। मैं देख नहीं पाया हूँ, बट मैं ज़रूर देखना चाहूँगा और मुझे उसकी कामयाबी की बहुत खुशी है। मैंने नीरज पांडे के साथ बेबी की थी। हाँ, बेबी वो डिफरेंट किस्म की फिल्म थी। हाँ,
ये भी डिफरेंट किस्म की फिल्म है, और पठान भी डिफरेंट किस्म की फिल्म आई एम श्योर होगी। बट ये जो IB-71 है, हाँ। ये क्योंकि एक ऐसे वाक्य पर आधारित है जो एक्चुअली हुआ था। कल हमने फिल्म देख ली कुछ ऑडियंस के साथ, कुछ हमारे मीडिया के दोस्त भी थे जो आसानी से ताली नहीं मारते हैं, बट अच्छा लगा मुझे। बीच बीच में उनका भी जो रिएक्शन था बाद में मुझे मिले भी थे, तो उस रिएक्शन को देखने के बाद मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म ऑफ 2023। अनुराग कश्यप की बात हुई थी, वो आए थे हमारे यहाँ इंटरव्यू में, तो उनसे बात हो रही थी कि वो कह रहे थे कि मेरे और अनुपम जी के डॉक्टर सेम है, तो हम लोग मिल जाते हैं कभी कभी। तो वो मुझसे कहते हैं कि मेरे साथ कब काम करोगे, और जो उनका बेटा है सिकंदर खेर, सिकंदर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उनसे ये सवाल ये पूछा गया था कि क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो हैं उन्होंने इंडस्ट्री में दोस्तियों को प्रभावित किया है, और ख़ासकर जब सोशल मीडिया का दौर है तो वो आइडियोलॉजीज बहुत प्रकट हुई हैं, लोग बोलते हैं उस पर खूब सारा। हाँ, होनी भी चाहिए आइडियोलॉजी। आपके पत्रकारों में भी कितनी है, मीडिया में भी बहुत है, होने चाहिए। ये हम तो ऐसे देश को बिलोंग करते हैं जहाँ पर आइडियोलॉजी और उसका प्रखर तरीके से पूरा हम बयां भी करते हैं। मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा, बट इफ़ ही हैज सेड दैट, यस, डॉक्टर जूल गमादिया हमारे दोस्त हैं, वहाँ मिलते रहते हैं, और मैं काम सबसे मांगता हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि काम मांगना में कोई छोटी बात नहीं होती है, और आई वुड लाइक टू वर्क विद हिम। सम ऑफ द फिल्म दैट ही हैज़ मेड आर वेरी गुड फिल्म्स। वसईपुर थी उनकी, बहुत अच्छी थी। ब्लैक फ्राइडे उनकी बहुत अच्छी फिल्म थी। मैंने जो रिसेंटली उनकी फिल्में आई हैं मैंने नहीं देखी हैं, मगर ही इज़ ए वेरी फाइन डायरेक्टर। एंड आइडियोलॉजी काम में नहीं आनी चाहिए। हाँ। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको इसलिए नहीं देखते हैं कि वो आपकी आइडियोलॉजी मेल खाती है उसके साथ कि नहीं। उसका काम है कि वो सबको देखे। आप कहीं भी जाते हैं, सब्जी खरीदने, कुछ भी करते हैं, आइडियोलॉजी और होनी भी चाहिए। उसमें क्या है, स्वतंत्रता का यही तो फ़ायदा है कि आप अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अभी थोड़ा सा अलग तरीके से देखने लगे हैं, अनफॉर्चुनेटली। बट इससे पहले भी, सोशल मीडिया से पहले भी, हमारे कलाकार, पत्रकार, उनकी अलग अलग, देखिए मेरे हिसाब से जो आदमी वोट देता है उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, क्योंकि वो किसी चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाता है, तो दैट मीन्स ही थिंक्स। अब वो आमतौर पे दुनिया को नहीं बताता है, बट आइडियोलॉजी तो है। अब हम इसके बारे में बात करने लगे हैं। हाँ, यही था कि आप प्रकट लोगों के सामने, बिकॉज सोशल मीडिया आ गया है। वी वांट टू टॉक अबाउट इट, वी वांट टू टेक स्टैंड फॉर व्हाट वी थिंक इज राइट। मेरा स्टैंड हमेशा देश के साथ होता है, हमेशा, क्योंकि मैं सारे वॉर्स देख चुका हूँ। मैं 7 साल का था जब 62 का वॉर हुआ, मैं 10 साल का था जब 65 का वॉर हुआ, और मैं 71 में 16 साल का था मैं, और मैं NCC का कैडेट था, और मैं एक वॉलंटियर था कि रात को अगर भोंपू बजता था शिमला में तो सबको घरों से निकाल कर रोशनदान और खिड़कियों पर वो अखबार लगाते थे, और वो ट्रेंचेस में अंदर डालते थे हम तो। और मैं वेस्टर्न कमांड में, शिमला में वेस्टर्न कमांड जो था वो हेडक्वार्टर्स था वेस्टर्न कमांड का। तो मैं इस माहौल में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पर मैं देश से 8 साल छोटा हूँ, तो मैं उस माहौल में बड़ा हुआ हूँ जहाँ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है व्हाट माय कंट्री हैज़ डन फॉर मी। तो हमने एक इंटरव्यू लिया था आशुतोष राणा के साथ, तो यही अभी आइडियोलॉजी की बात हो रही है, विचारधारा की, तो उनसे ये सवाल पूछा गया था क्या विचारधारा जो होती है वो स्क्रिप्ट के चुनाव पे असर डालती है, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अगर अच्छा कैरेक्टर मिलेगा तो मैं करूँगा। आपके साथ क्या सीन है? ऑफ कोर्स, मैं एक्टर थोड़ा आइडियोलॉजी के हिसाब से रोल करता है। हाँ। मैंने हर किस्म के रोल किए हैं। मैं तो डॉक्टर डैंग टेररिस्ट का रोल किया है, आपने उसी हिसाब से मेरा इंट्रोडक्शन पहला गे का रोल किया था। हाँ, आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्लेड ए गे कैरेक्टर इन मस्त कलंदर, फर्स्ट पर्सन। आई वाज द वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर्स जिसने ये टाइप कास्टिंग के मिथ को तोड़ दिया था। मैं सारांश भी कर रहा था, राम लखन भी कर रहा था, डॉक्टर डैंग भी कर रहा था, खोसला भी कर रहा था, वेडनेसडे भी की है मैंने, तो ये सारा तोड़ा है। एक्टर की कोई ऐसा चयन नहीं कर सकता। और आइडियोलॉजी भी जो है वो बड़ी हेल्दी है,
होनी चाहिए, उसमें क्यों नहीं है? आप किसी से आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, मुझे आपकी आइडियोलॉजी नहीं पता, आपको शायद मेरी पता है, आपको शायद मेरे चॉइसेस पता है, बट मैं हमेशा हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, माई चॉइस इज माई कंट्री. एनीबडी हु थिंक्स गुड अबाउट माई कंट्री is my friend. Anybody who does not say nice things about my country is not my enemy. But I get a little upset about it. आजकल एक फिल्म आई है उसका केरला स्टोरी, अभी आप उस पर बात भी कर रहे थे. तो ऐसी फिल्में आती हैं तो उनका एक वर्ग इतना विरोध क्यों करता है? क्या फिल्में बनाकर उन्हें जनता पे नहीं छोड़ देना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत ये है? वही वर्ग है जिसकी आपकी आंख बंद करोगे तो आपको सेम नजर आएंगे लोग जो हर जगह आपको नजर आते हैं. अब वो लोग रिडंडेंट हो गए, क्योंकि उन फिल्म जो कोई बनाता है ये सोच के नहीं बनाता कि अब मैं फिल्म बनाता हूँ तो और एक एजेंडा लेके बनाता हूँ. अरे फिल्म पे बहुत पैसे खर्च होते हैं, कम पैसे भी में होती है तो भी बहुत मेहनत होती है. 100 लोग उसमें काम करते हैं, उसमें टेक्नीशियंस काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं, इमोशन से फिल्म बनती है. और हम इस दौर से आज गुजर रहे हैं कि हम सच्चे कहानियों पर फिल्में बना सकते हैं. ये IB-71 एक सच्ची फिल्म है, इस पे भी बोल सकते हैं कि आइडियोलॉजी है या एजेंडा है. तो जो लोग सोने की एक्टिंग कर रहे हैं आप उनको जगा नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लिया 7 साल तक नहीं जगा सकते, क्योंकि वो तो एक्टिंग कर. अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे मैंने बोला ना कि जनता को जज करने दीजिए कि सही है गलत है, पर कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडियन ऑडियंस अभी इतनी सेंसिबल और तर्कवादी नहीं है कि ऐसी फिल्में वो अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं जो ऐसा बोलते हैं. अच्छा. वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं. अच्छा. उनको लगता है कि हम सुपीरियर हैं, हमें समझ में आ रहा है. लेकिन जो ये लोग क्यों नहीं है भाई, लोग जाते हैं, लाखों की तादाद में लोग केरला स्टोरी देखने जा रहे हैं. तो उनको कोई शौक तो नहीं है पैसे खर्च करने का. कोई किसी तो जो जा रहे हैं उनकी इज्जत करो ना. आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि इस तरह की फिल्म जो है अभी हम उसके लिए तैयार नहीं है? हम हर चीज के लिए तैयार हैं. हम मंगल तो जा रहे हैं, उसके लिए तैयार है, मगर फिल्म देखने के लिए तैयार नहीं है. हम सोशल मीडिया पे कुछ भी देखने को तैयार हैं बिना सेंसर किया हुआ, मगर हम इस तरह की नहीं. दे हैव एन एजेंडा आई थिंक, बट आई फील दैट दे हैव बिकम रिडंडेंट नाउ बिकॉज़ दे आर द सेम पीपल. तो बस मेरे 2 सवाल छोटे. जी जी. एक सेंसर की आपने बात की, अभी सलमान खान ने कहा था कि OTT पे जो अश्लीलता, नग्नता, गाली गलौज है उसको सेंसर किया जाना चाहिए. आप सलमान्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसने किस उपलक्ष्य में कहा मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ. मेरा हिसाब यह है कि पेरेंटल गाइडेंस और पेरेंटल लॉक होना चाहिए. जो बट हम इस ऐसी तरक्की के उस पायदान पर हैं कि सेल्फ सेंसरशिप इज इम्पॉर्टेंट. कुछ चीज़ें OTT पे मुझे लगती हैं कि क्या ये ज़रूरत है कि नहीं है, बट आई डोंट हैव ए जजमेंट ऑन दैट. आई डोंट हैव एन ओपिनियन कि भाई ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. आई थिंक हम सब अब उस दौर में हैं कि जहाँ पर ऐसे ही तो आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हो. कभी कभी मुझे लगता है कि मैं रूढ़िवादी नहीं बनना चाहता हूँ. मुझे लगता है कि पर ये भी है कि ये भी होने लगा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें गाली गलौज बिना किसी बात की भी होती है. आपका अटेंशन आता है आपके, अरे भाई इसमें देखो गाली एज अ टूल इस्तेमाल. हाँ, आई थिंक एक्टिंग जब गाली से रिप्लेस होती है तो फिर वो एक्टिंग नहीं रहती है. ये तो मैं जरूर कहना चाहूँगा. अब मैं 2-4 फोटो आपको दिखाऊंगा, उसके पीछे की कहानी बता दीजिएगा बस. एक ये फोटो है, ये आपकी कब की तस्वीर है? ये मैंने एक सूट पहली बार बनाया था. एक मोहतरमा से मुझे नया मतलब मोहब्बत हुई थी और उसने, ये मेरे प्ले में भी है, कुछ भी हो सकता है मैं, उसने कहा था कि मैं तुम्हें तभी चुम्बन दूंगी अगर तुम सूट पहन कर आओगे. अच्छा. क्योंकि मैं साड़ी पहन कर आ रही हूँ. तो मैं देव साहब की नकल उतारता था, तो ये मैं शायद इस सूट में देव साहब की कहीं नकल उतार रहा था. अच्छा, अगली ये तस्वीर है सर, इस पे बहुत मीम बनते हैं. बहुत मीम बनते हैं. अच्छा, ये मैंने ये कुछ होता है कि वो मीम है प्रोफेसर मल्होत्रा को जब उनका फोन आता है ब्रिगेंजा का. ये ऐसे डिसाइड नहीं हुआ था सीन ऐसे शूट करना है, पर मैंने करण को कहा यार ये थोड़ा सा ओवर द टॉप कैरेक्टर है. तो इसीलिए मैंने जो अपना आई पैच है वो पाँव में बांधा है और ये सब इम्प्रोवाइज करके ये सीन हुआ था.
इसका ऐसे करने का कोई मकसद नहीं था। तो वो जब सब मैं कर रहा था तो सेट पे बहुत हंस रहे थे सब लोग, और ये इसके इतने मीम्स आते हैं कि मुझे बड़ा मजा आता है। दिस इज द मोस्ट फेमस मीम फॉर दिस पिक्चर। 2 और तस्वीरें हैं सर। हाँ, ये पता नहीं कहाँ, ये आई थिंक किसी इवेंट की पिक्चर है। अपने तीनों सीरियस लग रहे हैं, तीनों इधर उधर देख रहे हैं, सिर्फ मैं और शाहरुख जो हैं वो कैमरा को देख रहे हैं। बट ये कहाँ मैं कुर्ता पहन के गया हूँ मुझे इसका कुछ एहसास है नहीं। ये किसी सुभाष घई साहब के किसी फंक्शन की फोटोग्राफ लगती है। एक और है। हाँ, ये उत्सव की फिल्म उत्सव की फोटोग्राफ है। ये मैं इसमें मैं इसमें हमेशा कहता हूँ कि मेरा बड़ा रनिंग रोल था इसमें, क्योंकि मैं पूरी फिल्म में जो है वो शशि कपूर जी के कैरेक्टर के पीछे भागता रहता था। ये मेरी पहली फिल्म थी जिसकी कास्टिंग हुई थी, बट ये फिल्म सारांश के बाद आई, और मैं पहली बार शशि कपूर जी के साथ ट्रैवल किया था दिल्ली से भरतपुर तक। अच्छा। क्योंकि मेरी गाड़ी जो लेने आई थी वो आई नहीं थी, तो शशि जी ने मुझे कहा मैं अकेला जा रहा हूँ, तुम आके बैठ जाओ। मैंने कहा शशि कपूर, तो मैं चाहता था कि हर ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रुके और लोग मुझे देखें कि मैं शशि कपूर जी के साथ बैठा हूँ। वो गाड़ी में बैठती सो गए थे, और हमारा चेंजिंग रूम भी एक ही था। तो ये उसकी फोटो है। आई थिंक दैट इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। थैंक यू सर। एक बस लास्ट सवाल कि आपने कश्मीर फाइल्स की, कश्मीर फाइल्स एक ऐसा रोल की जो आपने लगभग जिंदगी देखी है वो, और एक दर्द वो स्क्रीन पे दिखता भी है कि आप वो ओन करते हैं आप उस रोल को। जी जी। तो ऐसा कोई दर्द या फिर ऐसा कोई कैरेक्टर जो अभी आगे आप निभाना चाहते हो? मैं एक फिल्म की है हमने बल्कि प्रोड्यूस भी किया, द सिग्नेचर। अच्छा। ये सिग्नेचर एक ऐसे आदमी की कहानी है, ऐसे 65 साल के बुजुर्ग की कहानी है जिसकी वाइफ वेंटिलेटर में है, और डॉक्टर उसको कहते हैं कि आप ये पेपर पे साइन कर दो ताकि अब इनका वेंटिलेटर हटा सकते हैं। और तो वो डॉक्टर से पूछता है कि चांसेस बचने के कितने हैं। तो कहता डॉक्टर तो कभी भी नहीं कहेंगे कि बचने के चांसेस नहीं। तो फिर वो कहता है कि मैं कैसे साइन करूँ। वो जो पूरी कहानी है मुझे बहुत अच्छी लगी है। आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी 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 डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। मैं अपनी ज़िंदगी के इस दौर में बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, और मैं बहुत ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। मैंने अभी एक फिल्म YRF की शुरू की है, विजय 69, हाँ, जिसमें 69 साल की उम्र में एक आदमी डिसाइड करता है कि वो ट्रायथलॉन दौड़ेगा, मैं पार्टिसिपेट करेगा। तो मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मैंने अभी 1 महीना पहले ही स्विमिंग करना शुरू किया है। तो ऐसे कैरेक्टर हैं जो मैं इमरजेंसी में काम कर रहा हूँ। कंगना की फिल्म जो है बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अनुराग बासु की फिल्म है मेट्रो इन दिनों, बहुत अच्छी। कागज में भी मेरा बहुत अच्छा रोल है जो सतीश जी ने बनाई थी। तो आई थिंक वी आर इन द गोल्डन पीरियड ऑफ सिनेमा दीज डेज, खासकर हर एक के लिए, एक्टर्स, टेक्नीशियन, सबके लिए अलग अलग कहानियाँ बन रही हैं। अभी देखिए वो एलिफेंट विस्पर को ऑस्कर मिला, कितनी कमाल की बात है। मैंने फिल्म देखी, वेरी मूविंग, विनीत मोंगा की। तो आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई एम एट अ प्लेस वेयर आई कैन चूज माई कैरेक्टर्स एंड रियली डू शो माई पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्टिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच